हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपने देखा बाइनोमियल एक्सपांशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है और हमने बाइनोमियल एक्सपांशन एंड पार्शियल ट्रायंगल के प्रूफ को भी देखा कि उसकी फॉर्मूला बनी कैसे। सो आइए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखते हैं उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस, जहां पर हमारा मेन फोकस होगा आज के वीडियो लेक्चर में किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में केथ टर्म का कोफिशिएंट क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं a+b⁴n को एक्सपांड करता हूं तो कोई मुझसे पूछे कि फिफ्थ टर्म क्या होगा बताइए, या फिफ्थ टर्म में कौन सा कांस्टेंट पार्ट आपको दिखेगा नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं x + y का होल स्क्वायर लूँ तो इसमें से सेकंड टर्म क्या होगा 2xy, तो xy के साथ कांस्टेंट क्या है 2। तो इस तरह मैं कैसे कोई भी nth टर्म का कोफिशिएंट फाइंड कर सकता हूँ, तो इसके ऊपर आज हम पूरी एनालिसिस करेंगे। और गेट एग्जाम में इसके ऊपर काफ़ी बार अगर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इस पर वो फोकस किया जाता है, कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और एकेडमिक लेवल पे भी आपको ये काफ़ी काम देगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक बार रिवाइज करा दूँ जो हमने कल देखा था। हमने दोस्तों a+b⁴n का फॉर्मूला देखा था, nc0a⁴b⁴n, nc1a⁴n b⁴n-1 एंड सो ऑन अप टू ncn(a⁴n)b⁴0। सो अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी आर्थ टर्म लीजिए, कोई भी यहाँ पर अगर हम लोग रैंडम आर्थ टर्म ले, आर्थ टर्म इज इक्वल टू, याद रखिए आर 0 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये वाला जो टर्म है इसे मैं कहूँगा जीरोइथ टर्म, ओके, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों a⁴ है ना, तो ऐसा मैं इजी बनाने के लिए इसे जीरोइथ टर्म कह देता हूँ। लेट दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये जीरोइथ टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो ऐसे दोस्तों इन जनरल आर्थ टर्म क्या होगा, आर्थ टर्म का दोस्तों फॉर्मूला होगा NCR a⁴ एंड b का पावर क्या होगा n-r। याद रखिएगा a और b का जो पावर है उन्हें सम करने पे हमें आंसर n मिलना चाहिए, ठीक है। सो ये होगा आर्थ टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पर r किससे शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट इज फिफ्थ टर्म, तो दोस्तों हम r की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह हम पुट करेंगे 5, है ना। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा nc5a⁴5b⁴n-5, n की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ r 0 से शुरू हो रहा है। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन दिया गया रहेगा वो भी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया, यहाँ पर दो चीज़ याद रखनी है। आर्थ टर्म का फॉर्मूला ये होता है बाइनोमियल एक्सपांशन में, दूसरी चीज़ a और b का जो भी पावर रहेगा दोनों को सम करके n मिलना चाहिए, ठीक है। सो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तब आप समझ जाएंगे इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है इसे अप्लाई करना, आपको कॉन्सेंट्रेट थोड़ा करना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁵15 and x⁵12 in x⁵2 + x⁻³ मतलब अगर हम इसे बाइनोमियल इसका एक्सपांशन करें तो पूरे एक्सपांशन में जहाँ पर x⁵12 या x⁵15 अपीयर होता है तो उसकी कोफिशिएंट क्या होगी। तो मान लेते हैं हम कि x जो स्क्वायर है यहाँ पर, जस्ट वेट दोस्तों, यहाँ पर जो x स्क्वायर है मान लीजिए ये a है और ये सपोज दोस्तों b है, ओके। सो ये क्या होगा a+b⁴10। तो हमें पता है कोई भी आर्थ टर्म क्या होगा दोस्तों, आर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा NCR a⁴b⁴n-r, राइट। अब हम लोग इसमें n और r की वैल्यू पुट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे r का वैल्यू नहीं पता है तो n पता है। n मतलब ये दोस्तों 10CR, r कोई भी रैंडम टर्म हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ जीरोइथ टर्म तो 0r पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म तो 1 पुट करेंगे। हमें कौन सा चाहिए अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों a की जगह क्या पुट करेंगे x² देन b की जगह x⁻³ ओके। सो दिस इज इक्वल टू 10CR x⁻² दोस्तों -3 10 - r से मल्टीप्लाई होगा, सो हमें मिलेगा -30 + 3r, ओके। तो ये रही आर्थ टर्म की एक्सप्रेशन फॉर गिवन बाइनोमियल एक्सपांशन। मतलब मैंने क्या किया, किसी भी आर्थ टर्म का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है वो ध्यान से देखिएगा, और भी इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 10CR, क्योंकि ये x और ये x है तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा x⁻³ -30 + 3r + 2r, कितना होगा दोस्तों 5r - 30, ठीक है। सो इसके एक्सपांशन में किसी भी आर्थ टर्म का ये एक्सप्रेशन होगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि x⁵15 का क्या कोफिशिएंट होगा। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचोगे यहाँ पर
तो तुरंत हमें यहाँ पर ये क्लिक होता है कि यहाँ पर आर में ऐसा क्या पुट करूँ कि आंसर 15 आए, राइट। क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर दोस्तों जो आर्थ टर्म है उसका ये एक्सप्रेशन है और हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सपांशन में x⁻15 अगर अपीयर होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, मतलब ये, ठीक है। तो हमें सिंपली आर फाइंड करना है, ऐसा आर जिसे सब्स्टिट्यूट करने पे हमें यहाँ पर आर पुट करने पे क्या मिले, 15 मिले, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर केस वन में हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x⁻15 x⁻15 के कोफिशिएंट के लिए हमें 5 - 30 जो है उसे इक्वेट करना होगा किसके साथ, 15 के साथ। मुझे लग रहा है आप बेहतरीन समझ रहे हैं दोस्तों। इसे जब हम एक्सपांड करेंगे तो पूरे एक्सपांशन में हर जो टर्म होगा ना उसकी मैंने फॉर्मूला बना ली। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि x⁻15 जहाँ पर भी अपीयर हो रहा है उसके साथ क्या कांस्टेंट होगा, मतलब मुझसे ये पूछा जा रहा है, पर मुझे आर नहीं पता। तो मुझे आर ऐसा ढूंढना है कि उसे यहाँ पर पुट करने पर आंसर मुझे पावर 15 मिल जाए। तो x⁻15 के साथ क्या कोफिशिएंट रहेगा ये मैं आसानी से बता सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 5 - 30 को किससे इक्वेट कर दिया, 15 से। सो देयरफॉर 5r इक्वल्स टू 15 + 30 कितना होगा दोस्तों, 45, राइट। सो r इज इक्वल टू 5 and 45 कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 9, राइट। सो r का आंसर आ गया 9, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x⁻15 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, आर अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे 9 तो x⁻15 मिल रहा है, तो ये इसका कोफिशिएंट होगा ना 10cr। तो आर के लिए क्या पुट करेंगे, 9, 10c9। मैंने आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था, nc जो r होता है दिस इज इक्वल टू nc n-r, ओके। सो इसलिए 10c9 इक्वल होगा 10c 10 - 9 कितना होगा, 1, और 10c1 कितना होगा, 10, इसलिए कोफिशिएंट कितना होगा दोस्तों, 10 होगा, ओके। सिमिलरली अगर मुझे फाइंड करना है x⁻12 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो मुझे क्या करना होगा, ऐसा आर यहाँ पर पुट करना होगा कि ये पावर x का 12 बन जाए। इसलिए अब दोस्तों मैं केस 2 जो है कोफिशिएंट ऑफ x⁻12 उसमें 5r - 30 को सब्स्टिट्यूट करूँगा किसके साथ, 12 के साथ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5r इक्वल्स टू 42 एंड r इक्वल्स टू 42/5। सो दोस्तों हमें r इंटीजर मिलेगा ही नहीं, है ना। 42/5 फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर r यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो r हमेशा इंटीजर होगा, क्योंकि हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 10cr है, r कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता है कॉम्बिनेशन में, है ना। तो इसलिए r अगर फ्रैक्शन आ रहा है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर हम लोग r ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं फाइंड कर सकते जिसको पुट करने पे 12 मिले। इसका मतलब x⁻12 इस एक्सपांशन में अपीयर नहीं हो सकता, मतलब इसके एक्सपांशन में x⁻12 कहीं पर भी नहीं दिखेगा। इसलिए हम यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, सिंस r डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, देयरफॉर x⁻12 डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्सपांशन, ठीक है। ये सिंपल सा है लॉजिक, मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा। सो आइए दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व आपको करना है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 एंड x⁻7 इन द एक्सपांशन ऑफ x + x⁻1 तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे आर्थ टर्म का, आर्थ टर्म इन एक्सपांशन ऑफ a + b⁻n इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है दोस्तों, NCr a⁻r b⁻n-r। बड़ा ही आसान है याद करना, n में से अगर r प्लस a के लिए सिलेक्ट किए तो b के लिए कितना बचेगा, n-r, राइट। तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा हुआ है, प्रूफ देखा हुआ है, तो आपको इसे समझने में कोई भी डाउट नहीं होगा। सो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है x⁻1, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन आर केस वी हैव n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10, पावर जो होल रेज टू है। सो 10cr, a की जगह x⁻r, b की जगह x⁻1 रेज टू n की जगह क्या पुट करेंगे दोस्तों, 10। सो 10 - r, सो दिस इज इक्वल टू 10cr
अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x रेज टू r माइनस 10, राइट, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो r 10 माइनस r माइनस 10 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 10cr x रेज टू, दोनों दोस्तों x है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2r माइनस 10। यह है किसी भी rth टर्म का एक्सप्रेशन फॉर दिस एक्सपेंशन। अब हमें क्या बोला गया है, ऐसे कौन सा टर्म रहेगा जहां पर हमें x रेज टू 6 मिलेगा, मतलब हमें एक ऐसा r फाइंड करना है जिसको यहाँ पे पुट करने पे 6 मिले, ये पूरा का पूरा पावर। तो ये जो कोफिशिएंट होगा वही हमसे पूछा जा रहा है, ये 10cr का आंसर। तो हमें r पहले फाइंड करना है। सो केस वन में दोस्तों हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2r माइनस 10 को किसके इक्वल, 6 के। सो देयरफॉर 2r इक्वल्स टू 16, सो r इक्वल्स टू मिलेगा 8, राइट। यानी r इक्वल्स टू 8 पुट करने पे हमें x रेज टू क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 6। इसलिए देयरफॉर कोएफिशिएंट, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6 ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 10c, r की वैल्यू क्या मिली, 8, ठीक है। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर, तो 10c 8 होगा, 10c 10 माइनस 8 कितना, 2। सो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 9 अपॉन 2। सो ये कैंसिल होगा दोस्तों एंड आंसर आएगा 45। ओके, तो बहुत बड़ा ही सिंपल है। वैसे ही अगर यहाँ पर हम लोग सेकेंड केस की बात करें x रेज टू 7 की, तो 2r माइनस 2, दोस्तों केस 2 में हम लोग 2r माइनस 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2r इक्वल्स टू हो जाएगा 17 और r इक्वल्स टू हो जाएगा 17/2, क्योंकि r इंटीजर नहीं है इसलिए r, क्योंकि लिखेंगे सिंस r डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सेट, देयरफॉर x रेज टू 7 विल नॉट appear in x plus x raised to minus 1 raised to 10 एक्सपांशन। सो ये है सिंपल सा लॉजिक। तो मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन से आपको इतना क्लियर हो गया। सो आइए कुछ और क्वेश्चंस बता दूं इसी कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड है। सो नेक्स्ट वाला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमें पूछा जा रहा है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 12 y रेज टू 13 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 2x माइनस 3y रेज टू 25। तो पूरा फॉर्मूला सेम लगाएंगे कि आर्थ टर्म जो हमारा एक्सपांशन का होता है, आर्थ टर्म ऑफ एक्सपांशन इज इक्वल टू n CR a रेज टू r b रेज टू n माइनस r। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें ये फॉर्मूला कैसे मिली, a प्लस बी रेज टू n से ना। तो इसे पहले a प्लस बी रेज टू n के फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 3y रेज टू 25, राइट, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब दोस्तों ये जो पूरा का पूरा है, बस आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना था, वो माइनस का, ये जो माइनस था उसको ऐसे लिखना है। तो ये पूरा हम लोग ले लेंगे b और ये ले लेंगे a, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। सो यहाँ पर थोड़े अच्छे कलर में चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। सो सी अब यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा n की वैल्यू क्या अपने पास 25। सो 25 CR a की जगह क्या पुट करेंगे 2x रेज टू r, देन b की जगह माइनस 3y रेज टू n की जगह क्या 25 माइनस r। ये क्वेश्चन अलग क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना वो सीधे 25 CR नहीं रहेगा, ये कांस्टेंट वाले भी तो आएंगे। कोफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसकी बात चालू है। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 25 CR 2 रेज टू r, देन माइनस 3 रेज टू 25 माइनस r, ठीक है। ये पूरा एक साथ ले लिया मैंने, समझ गए। 2 रेज टू r यहाँ से माइनस 3 रेज टू 25 माइनस r एक साथ ले लिया, तो ये पूरा कोफिशिएंट हो गया। और क्या बचेगा x रेज टू r, उसके साथ y रेज टू 25 माइनस r। ओके, अब दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया x रेज टू 12 y रेज टू 13 का कोफिशिएंट, मतलब ये पूरे का आंसर क्या होना चाहिए x रेज टू 12 y रेज टू 13। तो x का पावर क्या है 12, तो हमें r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 12। तो यहाँ पे दोस्तों r अगर हम लोग पुट करें 12 तो ये हो जाएगा x रेज टू 12, देन यहाँ पर 25 माइनस 12 कितना होगा 13, राइट। तो बन गया ना, r अगर 12 पुट करें तो x रेज टू 12 y रेज टू 13। मतलब सिंपल सा है, अगर ये दोनों का सम मिलाकर 25 आ रहा है
तो ये टर्म अपीयर करेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता था x⁻12 y⁻15, तो आप देख रहे हैं 12 + 15 27 होता है, 25 से बड़ा हो गया तो वो टर्म अपीयर ही नहीं होगा। मतलब याद रखिए x और y जो भी रहेगा वो दोनों को मिलाकर सम क्या होना चाहिए, वो n के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम 12 पुट कर रहे हैं तो ये अपने आप 13 हो जा रहा है। तो इसलिए इस पूरे फॉर्मूले में अगर हम लोग r के लिए 12 पुट करें तो हमें पता चल जाएगा कि x⁻12 y⁻13 का कोफिशिएंट क्या होगा, और वो यही होगा। ठीक है, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 25c 12 2⁻12 -13, 25 - 12 कितना होगा दोस्तों, -13। ठीक है, तो मुझे लगता है आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप देख रहे हैं 3 टर्म है और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 y⁻2 z⁻2 इन द एक्सपांशन x + y + z⁻10। अब जिसको बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्योरम का फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पता होगा ना, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया परमुटेशन वाला लॉजिक, उसके लिए शायद ये क्वेश्चन बहुत टफ होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको एनालिसिस बताना चाहूँगा, उसे ध्यान से देखिएगा। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमारे पास x + y⁻n है, यहाँ पर a + b भी ले सकते हैं, नाम से कुछ नहीं होता। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है n प्लेसेस हैं, x और y को अरेंज करना है तो कितनी तरीके से कर सकते हैं, राइट ना। यही हमने देखा था कल की वीडियो में। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखिएगा, आपको बेहतरीन समझेगा ये क्वेश्चन। सो दोस्तों अब जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x + y⁻3 होता था और आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y²x। ठीक है, तो इसे देखकर आप तुरंत बता सकते थे कि यहाँ पर x को एक बार चूज़ किया गया है, y को 2 बार चूज़ किया गया है, इसलिए किसी एक को रेफरेंस लेने का। जैसे x को रेफरेंस ले लिया तो इसका आंसर होगा 3 प्लेसेस थे, 3 प्लेसेस में से एक प्लेस चूज़ किया x के लिए, है ना। 3 प्लेसेस में से एक प्लेस चूज़ किया x के लिए, तो x को एक प्लेस गया और y को बचा हुआ कितना प्लेस जाएगा, 2 प्लेस, क्योंकि टोटल प्लेसेस कितने हैं, 3 है। तो ये जो है यही कोफिशिएंट होगा किसका, x × y² का, राइट। यही हमने कल आपको समझाया था। सो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कि 3 आंसर आ रहा है ना, तो एक और तरीके से सेम आंसर आएगा। कैसे, अगर मेरे पास 3 प्लेसेस हैं तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x/y², यही पूछा जा रहा है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो कौन कौन से अरेंजमेंट हैं, वो कितने टाइप के अरेंजमेंट ऐसे पॉसिबल है जिसमें y 2 बार आ रहा है, x 1 बार आ रहा है, तो उनका काउंट दोस्तों 3 है। समझ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 3c1 जो है वो कोफिशिएंट है xy² का, तो 3c1 का आंसर क्या आ रहा है, 3 ना। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, ऐसे टोटल 3 पॉसिबिलिटीज होंगी कि y 2 बार आएगा और x 1 बार आएगा। बता सकते हैं कौन कौन सी, देखो ये x y y y y x x या y x y, राइट, ये 3 पॉसिबिलिटी। तो इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है। तो इसी चीज़ को हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, उसमें किसी भी 2 प्लेस पे y चूज प्लेस करना है और एक जगह x होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 3 ऑब्जेक्ट से हम टोटल कितने अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट। अब उसमें y 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर आपको परम्यूटेशन का रिपीटेशन का लॉजिक याद होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो पूरे टोटल अरेंजमेंट को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। x कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक भी बार नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होगा दोस्तों, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2, तो आंसर कितना आया 3। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं समझा तो देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बार समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है x + y + z⁻10 का जो एक्सपांशन रहेगा उसमें इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा। तो अगर आपने बाइनोमियल एक्सपांशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझा है तो दोस्तों अगर आपको बाइनोमियल एक्सपांशन पता है ना, तो यहाँ पे 3 4 5 कितने भी टर्म रहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है इसका मतलब हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, 10 प्लेसेस। तो 10 प्लेसेस पे मुझे x y z को अरेंज करना है सच दैट x कितनी बार आना चाहिए, 6 बार। तो x दोस्तों टोटल आना चाहिए 6 टाइम्स, राइट, और y कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। जरूरी नहीं एक साथ हो, कहीं पर भी हो सकते हैं। और z कितनी बार आना चाहिए, 2 बार। सो दोस्तों अगर मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 10 ऑब्जेक्ट से कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है, 10 फैक्टोरियल। बट उसमें से x 6 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हमें उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है जितनी बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर दोस्तों y कितनी बार अपीयर हो रहा है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर एक्चुअली में रिपीट बोलना गलत होगा, अपीयर कितनी बार हो रहा है। जैसे यहाँ पर 6 टाइम्स अपीयर हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल से, ठीक है। रिपीट तो 5 बार हो रहा है ना, एक बार तो ओरिजिनल है, 5 बार कॉपी हुई है, ठीक है।
चलो जाने दीजिए, उसमें पढ़ने से अच्छा यहाँ पर जितनी बार दोस्तों अपीयर होगा, 6 बार अपीयर हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड, 2 टाइम्स वाई अपीयर हो रहा है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ये परमुटेशन का बेसिक लॉजिक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो आंसर है 10 फैक्टोरियल। बट 10 ऑब्जेक्ट में से 6 ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो 10 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पर x 6 जैसे एक जैसा ये ना, फिर y कितनी कॉपी है दोस्तों 2, और z 2। तो ये जो है ये दोस्तों होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। उसको मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे है। फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा 4, तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। 4 2 जा कितना होगा 8, और मुझे लगता है इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 इंटू 9 कितना होगा 90, एंड 90 इंटू 2 इंटू 7 14, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बड़ा ही आसान था। तो देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको लॉजिक पता है इसका मतलब क्या होता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जो इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। सो देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम को, ये वाला। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7 इन द एक्सपांशन ऑफ x रेज टू 12 प्लस 1 बाय x रेज टू 11। तो फिर से वही फॉर्मूला लगेगी rth टर्म के एक्सपांशन की, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है। सो यहाँ पर rth टर्म इज इक्वल टू NCR a रेज टू r b रेज टू n माइनस r, राइट। सो इसे हम लोग ले लेंगे a और इसे ले लेंगे b, ठीक है। सो पुट कर देते हैं। n क्या अपने पास 11, सो 11 CR a की जगह x स्क्वायर रेज टू r, b की जगह क्या पुट करेंगे 1 बाय एक्स रेज टू 10, सॉरी n क्या है दोस्तों 11 माइनस r, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 11 CR, दोस्तों ये 2 और r मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू 2r हो जाएगा, राइट। अच्छा 1 बाय एक्स को आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बाय एक्स ये पूरा निकाल कर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x रेज टू -1, राइट। तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 माइनस r से, तो हमें मिलेगा r माइनस 11, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 11 CR x रेज टू 3r माइनस 11, ओके। तो मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा है जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया। सो अब देखिए हमें यहाँ पर x रेज टू 7 का कोफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ये चीज़ किसके इक्वल होनी चाहिए 7 के। सो 3r माइनस 11 इक्वल्स टू 7, तो 3r इक्वल्स टू हो जाएगा 18, है ना। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, राइट। 3 6 18 होता है। सो दोस्तों यहाँ पर r के लिए 6 है, इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 7, कोफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट पार्ट जो x की पावर्स के साथ आएगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट होगा 11C7, नॉट 7 सॉरी 6, ठीक है, क्योंकि r के लिए 6 मिली है। सो ये रहा फाइनल आंसर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों इसके जैसा ही है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ अरेंज किया है। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसे। यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2। सो फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, rth टर्म इज इक्वल टू NCR a रेज टू r b रेज टू n माइनस r। बीच में माइनस है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस देन ब्रैकेट में यहाँ माइनस, ठीक है। तो इसे पूरा b ले लेंगे। सो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पुट करेंगे n की जगह n की जगह क्या पुट करेंगे 10, यहाँ पर n की जगह 10। सो 10CR a की जगह क्या पुट करेंगे 2x रेज टू r, b की जगह क्या पुट करेंगे -1/√3 x स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ -1/√3 x रेज टू -2, ओके। लिख सकते हैं ऐसा, x स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके x रेज टू -2 हो जाएगा। दोस्तों पूरा पावर क्या है n माइनस r, n क्या है 10, सो 10 माइनस r, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो 10CR, ये 2 कांस्टेंट है, इसे यहाँ पर लिखता हूँ 2 रेज टू r एक साथ ले लेता हूँ, -1/√3 जो दोस्तों है ये, इसका पावर क्या है 10 माइनस r, इसे एक साथ ले लेते हैं। तो ये पूरा हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट। r की कुछ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा कोफिशिएंट होगा। याद रखिएगा कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट पार्ट। तो स्टूडेंट अक्सर गलतियां करते हैं, सिर्फ इसे ही कंसीडर करते हैं, वो भूल जाते हैं, वैसा नहीं करना। सो क्या आएगा x रेज टू r, और यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, जो -2 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा x रेज टू -2 10 माइनस r के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो हमें मिलेगा 2r माइनस 20, राइट। सो यहाँ पर ये पावर दोनों ऐड हो जाएंगे, और पावर अगर ऐड होंगे तो r यहाँ पर ये दोनों ऐड होकर हमें मिलेगा 2r माइनस, यहाँ पर
इसे भी रफ कर देता हूँ, 3r माइनस कितना था दोस्तों, 20 था, राइट। ठीक है, सो ये होगा फाइनल एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे r हमें ऐसा पुट करना है, यहाँ पर r हमें ऐसा पुट करना है कि जो फाइनल आंसर है दोस्तों वो हमें क्या मिलना चाहिए, -2। सो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3r माइनस 20 को -2 के साथ। सो देयरफॉर 3r इक्वल्स टू -20 वहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा, +18, राइट। ठीक है, सो r कितना आएगा दोस्तों, अगेन 6। सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू -2 इज इक्वल टू 10c, r के लिए 6, 2 रेज टू 6 -1/√3, 10 - 6 कितना होगा दोस्तों, 4। ओके, सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसके अंदर हमें फाइंड करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ वो टर्म फाइंड कीजिए जिसमें x का पावर 0 है, मतलब x दिख ही नहीं रहा है। ठीक, सो पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे r वाली, आर्थ टर्म का फॉर्मूला, आर्थ टर्म इज इक्वल टू NCR a रेज टू r b रेज टू n-r। ओके, सो अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये a है, यहाँ प्लस लिख दीजिए, ऐसे माइनस कर दीजिए और इसे b ले लीजिए। तो फॉर्मूले में दोस्तों n क्या रहेगा, 10। सो यहाँ 10 पुट करेंगे, 10CR a की जगह √x मतलब x रेज टू हाफ रेज टू r, देन b की जगह -2/x², जिसे हम लिख सकते हैं -2x रेज टू -2। n क्या है दोस्तों, 10, तो यहाँ पर 10 - r। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 10CR x रेज टू r/2, देन -2 जो है दोस्तों वो कांस्टेंट पार्ट है, उसे अलग कर देता हूँ, -2 रेज टू 10 - r, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा x रेज टू 2r -20। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10CR -2 रेज टू 10 - r, ये पूरा एक साथ लिख देता हूँ, यही कोफिशिएंट बनने वाला है आगे जाके। फिर x रेज टू r/2 यहाँ से और 2r यहाँ से, ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा ना, तो हमें मिलेगा x रेज टू r/2 + 2r। दोस्तों अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5r/2 -20। अब क्या बोला गया है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x का पावर 0 होना चाहिए, तो इसलिए हमें 5r/2 -20 को इक्वेट करना होगा 0 के साथ। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5r/2 इक्वल्स टू 20, मतलब 5r इक्वल्स टू 40, देयरफॉर r इक्वल्स टू 8। ठीक है, सो r के लिए दोस्तों 8 होगी, इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा, 10C8 -2 रेज टू 10 - 8, यानी -2 रेज टू, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ 0 मतलब सॉरी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x रेज टू 0 की बात चल रही है, याद रखिएगा। सो मिलेगा दोस्तों में 10C, r के लिए क्या मिली 8 -2 रेज टू 10 - 8 कितना होगा 2, तो इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है। सो एग्जाम में तो आपको कैलसी अलाउड रहता है तो आप डायरेक्टली वहाँ से निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन में बायनोमियल एक्सपेंशन का इंटरप्रिटेशन अगर पता है, कोई भी आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों 10C8 किसके इक्वल होगा, 10C2 के, बिकॉज NCR इक्वल्स टू NCn-r, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 10 × 9/2 × 4। ओके, सो 2 5 यहाँ पर दोस्तों होगा, देख सकते हैं 2 5 या ठीक है चलिए 2 5 यहाँ पे 10, 5 × 9 कितना होगा दोस्तों 45 × 4। ठीक है, तो 45 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 2 टाइम करेंगे तो 180। सो ये था इजी सा इसका सॉल्यूशन। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना था, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x रेज टू 0 की बात चालू है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस जो सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी एक्सपांशन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सो आइए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। दोस्तों मिडल टर्म कैसे निकालते हैं इसके पहले हम देखेंगे एक और क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है फाइंड फिफ्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता है आर्थ टर्म जो होता है बायनोमियल एक्सपांशन का वो होता है NCR a रेज टू r b रेज टू n-r।
यहाँ पर दोस्तों r जो है वो 0 से शुरू होता है। बट ये लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया है कि फिफ्थ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म या जीरोइड टर्म से आप शुरू कर रहे हैं, ये बोला नहीं गया है, तो आपको फर्स्ट टर्म लेकर चलना है। तो फिफ्थ टर्म मतलब एक्सपांशन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा जो पांचवा रहेगा वो कौन सा रहेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है आर। दोस्तों आर क्या होता है जरा देखिए, जब हमने पढ़ा था a प्लस बी रेस टू एन, तो इसका एक्सपांशन क्या था, एन सी 0, a रेस टू 0, b रेस टू एन, देन एन सी 1, a रेस टू 1, b रेस टू एन माइनस 1, ऐसे करते 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 एन सी एन, a रेस टू एन, b रेस टू 0, यही एक्सपांशन है। तो दोस्तों ये कितवा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। वो जो हम फॉर्मूला आर्थ टर्म की लिख रहे हैं, तो r 0 से शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँ आर्थ टर्म, तो अगर मैं कहूँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पर कौन सा दोस्तों फिफ्थ टर्म होगा, जहाँ पर हमें दिखेगा एन सी 4, यस एन सी 4, a रेस टू 4, b रेस टू n माइनस 4, ये फिफ्थ टर्म होगा। क्यों? क्योंकि 0 से टर्म स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 ही टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर r 0 से शुरू हो रहा है, बट जो क्वेश्चन में हमें ये फिफ्थ टर्म पूछा जा रहा है, ये किस रिस्पेक्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, जो क्वेश्चन पूछा गया है ये दोस्तों ऐसे काउंट किया गया है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मुझे अगर आप समझिए। तो अगर दोस्तों ये पहला टर्म है तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर ये दूसरा टर्म है तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो ऐसे जो पांचवा टर्म होगा वहाँ पर r की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ गए? मतलब कंफ्यूज होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको समझ गए एनसीआर का फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया। यहाँ पर r 0 से शुरू हो रहा है, बट ये जो क्वेश्चन में ये लोग काउंट कर रहे हैं, ये लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, जबकि हमने ये फॉर्मूला इसे 0 टर्म लेकर काउंट बनाया था, ठीक है। तो एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये अज्यूम ही करना होगा कि ये वाला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग से आपको बता दिया कि यहाँ पर दोस्तों r की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो अगर r की वैल्यू 4 है तो r टर्म का फॉर्मूला भी हमने दिखा था, NCR अर्थ टर्म इज इक्वल टू NCR a रेस टू r b रेस टू n माइनस r। सो इन आर केस n इज 8, सो 8c, r के लिए क्या 4, देन a की जगह दोस्तों क्या पुट करेंगे, 2x स्क्वायर, ये है ना, उसका रेस टू 4, देन उसके बाद 3/2x, ये b होगा, राइट, रेस टू n की वैल्यू क्या है 8 और r के लिए 4 है, तो 8 माइनस 4 कितना होगा 4। सो दोस्तों 8c4, यहाँ से 2 रेस टू 4, यहाँ से 3/2 रेस टू 4, यानी 3 रेस टू 4/2 रेस टू 4, देन x यहाँ पर 2 इंटू 4 कितना होगा दोस्तों 8, देन इसके बाद x रेस टू यहाँ पर क्या होगा 4, है ना, 1/x रेस टू 4। तो दोस्तों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो हमें क्या मिलेगा 8c4 x रेस टू, और ये यहाँ से कैंसिल होगा x रेस टू 4, ठीक है, इंटू 3 रेस टू 4 भी। सो ये है फिफ्थ टर्म जो अपीयर होगा। तो मुझे लग रहा है बेहतरीन समझा। अब हम दोस्तों मिडिल टर्म की बात करते हैं। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब आपको सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट याद रखना है, कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है मिडिल टर्म की। देखिए आपको पता है कि अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो दोस्तों इसमें टोटल कितने डिस्टिंक्ट टर्म होते हैं, 3। कौन कौन से, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे अगर मेरे पास है a प्लस बी रेस टू 3, इसमें कौन कौन से टर्म होंगे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब। मतलब अगर यहाँ पे पावर 3 है तो टोटल डिस्टिंक्ट टर्म कितने हैं, 4। यहाँ पे पावर 2 है तो टोटल टर्म्स कितने हैं, 3, राइट। तो इन जनरल अगर n पावर है तो n प्लस 1 टर्म हो गए, सिंपल एकदम। तो वही लॉजिक अगर दोस्तों हम अप्लाई करें तो यहाँ पे पावर कितना है 9, तो टर्म कितने होंगे टोटल 10। तो मुझे बताइए अगर मेरे पास टोटल 10 टर्म्स हैं दोस्तों तो मिडल वाला कौन सा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिजिटी है। क्या एम्बिजिटी है दोस्तों, किसे मिडल चूज करें, 5 को चूज करें कि 6 को चूज करें, क्योंकि मिडल का क्या मतलब होता है, बीच वाला। तो आप देखेंगे 5 के लेफ्ट हैंड साइड 4 एलिमेंट है, 5 के राइट हैंड साइड 5 एलिमेंट है, 6 के राइट हैंड साइड 4 एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 6 दोनों को मिडल लेना होगा। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो हमेशा मिडल 2 होते हैं, ठीक है। किसी एक को आप मिडल नहीं बोल सकते, सिर्फ 5 छोड़ोगे तो 6 के साथ बेमानी है, 6 को ही सिर्फ लोगे तो 5 के साथ बेमानी कर रहे हो, इसलिए दोनों को मिडल लेना होगा। 5 और 6 दोनों मिडल है। सो मुझे यहाँ पर एक बात बताइएगा कि अगर टोटल यहाँ पर 2 मिडल है, 5वां और 6वां टर्म, तो उनके लिए r की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। फर्स्ट टर्म के लिए टर्म क्या आता है, n से 0, याद है, मतलब r की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो फर्स्ट टर्म के लिए 0, सेकंड के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5 होगा। इसलिए मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हम r इक्वल टू 4 है 5 पुट करेंगे, सिंपल एकदम, ठीक है।
सो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर दोस्तों ऑड आता है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे, इसलिए 2 मिडल होगा, मतलब ऑड में 2 मिडल आते हैं, ठीक। सो यहाँ पर हम आर्थ टर्म की फॉर्मूला लिखेंगे, आर्थ टर्म इज इक्वल टू NCR, तो n क्या है दोस्तों 9, तो 9CR बाद में पुट करेंगे। फिर a क्या है 2x रेज टू r, b क्या है दोस्तों -1/4x, जिसे मैं लिख सकता हूँ -1/4 इंटू x रेज टू -1 रेज टू n माइनस आर, n क्या है 9 माइनस आर। अब आपको मालूम है r क्या पुट करना है, पांचवा और छठवा टर्म के लिए r क्या रहेगा 4 और 5, ठीक है। सो r के लिए हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले 4 केस 1, तो हमें मिलेगा फर्स्ट मिडल टर्म जिसे मैं कहता हूँ m1 इज इक्वल टू 9c4 2 रेज टू 4 राइट, x रेज टू 4, और यहाँ से दोस्तों -1/4, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 9 - 4 5 आएगा, तो हमें मिलेगा -1/4 रेज टू 5 देन x रेज टू -1 रेज टू 5, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 9c4 देन 2 रेज टू 4 -1/4 रेज टू 5 करेंगे दोस्तों, तो हमें मिलेगा -1/4 रेज टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर x रेज टू -1 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो x रेज टू -5, और x रेज टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू हमें मिलेगा -1, ठीक है। सो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर 9c4 दोस्तों, ये 4 है ना 4, ये जो 4 है इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर राइट, और 2 स्क्वायर रेज टू 5, तो 2 और 5 मिल के क्या हो जाएंगे 2 रेज टू 10, ये हो जाएगा टोटल 2 रेज टू 10, -1/2 रेज टू 10 है, तो ये देखिए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, ठीक। सो -1/2 रेज टू 6, और x रेज टू -1 को 1 लिख सकते हैं x, तो ये होगा हमारा 5th मिडल टर्म। अब दोस्तों 6th मिडल टर्म के लिए हमें क्या पुट करना होगा, r इक्वल्स टू 5, तो मुझे लगता है वो पार्ट आप खुद ही कर सकते हैं ना, इस फॉर्मूले में r 5 पुट करना है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर आपको इतना समझ गया है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये वाला जिसमें हमें फाइंड करना है मिडल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इवन है, तो इवन अगर है जस्ट वेट, सो दोस्तों अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, ऑड आएंगे राइट। तो देखो 8 अगर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म आएंगे। तो दोस्तों मिडल कौन होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडल यहाँ पर ये होगा, क्योंकि 5 के लेफ्ट हैंड साइड 4 है, राइट हैंड साइड 4 है, तो अगर यहाँ पर पावर जो है इवन है तो मिडल टर्म हमेशा एक ही होता है। तो दोस्तों आप ऐसे लिख लीजिएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक, तो अगर ये मिडल है तो यहाँ पर दोस्तों जो भी नंबर रहेगा आर के लिए उससे कम रहेगी, क्योंकि आर शुरू होता है 0 से, तो आर क्या रहेगा यहाँ पर 4 रहेगा। तो इसलिए सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्थ टर्म की जो फॉर्मूला है, आर्थ टर्म इज इक्वल टू NCR, n क्या है हमारे पास 8, तो 8CR, a क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रेज टू r, देन b क्या है दोस्तों 2/x, सो 2/x रेज टू n माइनस आर, यानी 8 माइनस आर, तो r क्या पुट करेंगे 4, तो मिडल टर्म इज इक्वल टू 8c4, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x रेज टू 2 × 4 8, यहाँ पर अगर दोस्तों हम 4 पुट करें 8 माइनस 4 होगा, तो 2 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, तो ये कैंसिल होगा इसके साथ, तो हमें मिलेगा 8c4 2 रेज टू 4 x रेज टू 4, सो दिस इज मिडल टर्म। तो देखा आपने कितना आसान था कोफिशिएंट फाइंड करना है, मिडल टर्म फाइंड करना, सो बड़ा ही आसान है अगर आपने बाइनोमियल एक्सपांशन के इंटरप्रिटेशन को समझ लिया है। तो दोस्तों ये तो मैंने बहुत ही आसान कोफिशिएंट के क्वेश्चन लिए और टफ भी है, बट टफ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपांशन है a + b रेज टू n का, अगर n नेगेटिव नंबर हो जाए तो हम कैसे एक्सपांड करेंगे। फॉर एग्जांपल x + y के होल स्क्वायर का आपको एक्सपांशन पता है, बट अगर x + y रेज टू -2 हो जाए तो इसे कैसे एक्सपांड करेंगे। सो दोस्तों इस तरह के एक्सपांशन के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड बाइनोमियल एक्सपांशन का कंसेप्ट, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग फिर से देखेंगे कोफिशिएंट के क्वेश्चंस जो थोड़े से टफ होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।